दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूपीएससी के जो पेपर अभी हो रहे हैं उनका एक ओवरव्यू ले रहे हैं, उनका एक डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने निबंध का पेपर देखा, उसके बाद में हम लोगों ने जीएस पेपर 1 का पेपर काफी तसल्ली में देखा और अब हम लोग जीएस पेपर 2 का पेपर देखने जा रहे हैं। किस तरीके का ये क्वेश्चन पेपर है इसके बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जीएस पेपर 2 जब शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है एक पर्टिकुलर सिलेबस जो कि यूपीएससी के मेंस के लिए दिया गया है, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो जीएस पेपर 2 के अंदर में कवर किया जाता है। ये पेपर जो है वो आप लोगों को 3 घंटे का देखने को मिलता है। जिससे पहले फर्स्ट पेपर था यहाँ पर जीएस पेपर 1, वो आप लोगों का 9 से 12 हुआ था, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। अब ये पेपर सेकंड है जो कि आप लोगों को यहाँ पर 2 से 5 बजे तक देखने को मिलता है। आप लोगों को पता है कि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जो आप लोग ये पेपर होते हैं इनके इक्वल मार्क्स होते हैं, यानी कि सबके जो मार्क्स हैं वो 250 नंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसमें भी टोटल मिलाकर आप लोगों को 20 क्वेश्चन नजर आएंगे। 20 क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है यूपीएससी। पहला पार्ट आप लोगों का रहता है 10 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 10 मार्कर के क्वेश्चन, और दूसरा रहता है आप लोगों का 15 मार्कर वाले क्वेश्चन। जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं ये आप लोगों के टोटल 10 देखने को मिलते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर 150 शब्द में लिखने होते हैं। तो टोटल मिलाकर ये आप लोग के 100 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। दूसरे वाले यहाँ पर जो 15 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं ये भी आप लोगों के 10 ही रहते हैं और ये आप लोगों को 250 शब्दों में लिखने होते हैं। तो ये आप लोगों के 150 बेसिकली नंबर यहाँ पर बनाते हैं। तो टोटल मिलाकर ये आप लोगों का जो 250 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है ये इस तरीके से डिवाइडेड रहता है। अब मैं आप लोगों को पेपर दिखाऊंगा, पेपर को देखकर हम लोग क्वेश्चन का एक एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन है, क्या क्या आप लोग उसमें बेसिकली अटेम्प्ट कर सकते थे, कौन कौन सा पोर्शन जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंटली कवर किया गया पेपर के अंदर में, सारी चीजें ढंग से देखेंगे। किसने एसए और इसी के साथ में जीएस पेपर 1 देख लिया वो जरूर बताना। अभी हम लोग जीएस पेपर 2 की ओर चल रहे हैं, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन वाला पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन पेपर आप लोग ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे बेसिकली 10 मार्कर के, और यहाँ पर इनके लिए आप लोगों को 150 शब्द में यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये टोटल नंबर 10 आप लोग यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पर। इसी के साथ में फिर यहाँ पर 15 बेसिकली नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग बोलेंगे कि सर ये क्या है मतलब आप लोग जब पेपर देखेंगे ना आप लोग ये कहेंगे यार ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अभी पढ़ा लिखा हुआ है, सब कुछ अभी पढ़ रखा है। जैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी आप लोगों को कुछ ही दिन पहले जब यहाँ पर आप लोगों से बात की थी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो उस टाइम पर भी यहाँ पर हम लोगों ने आर्टिकल 356 के बारे में बात की थी। तो सीधे सीधे देखो, अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग द आर्टिकल 356 बाय द यूनियन गवर्नमेंट सिंस मिड 1990s। देख रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर। अभी आप लोग देखते चलो कितनी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि डायरेक्ट है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आ रखा है, जो कि करंटली आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है। एक एक चीज बताता हुआ चलूंगा, डिस्कस करता हुआ चलूंगा, जिससे पहले वाला पेपर डिस्कस किया था ऐसे ही आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर बात करें हमारे संविधान के हिसाब से, तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि संवैधानिक रूप से जो न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि एक डेमोक्रेसी रहे उसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो जरूरी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो एक कॉर्नर स्टोन माना जाता है डेमोक्रेसी के लिए, यानी कि जिस जिस देश में भी आप लोग जाएंगे, चाहे यूएसए में चले जाओ, चाहे इंडिया में चले जाओ, आप लोग जहां पर भी देखोगे जहां एक सस्टेनेबल जो डेमोक्रेसी है, एक सिस्टमेटिक डेमोक्रेसी है, वहां पर आप लोगों को जुडिशरी की इंडिपेंडेंस देखने को मिलेगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह कि यहां पर अगर कल को कोई कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, तो कानून जो है वो संविधान के हिसाब से होने चाहिए, उनको चेक करने का पावर रहती है बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर में। और इंडिविजुअल की राइट, जैसे आप लोगों को आर्टिकल 32 मिला हुआ है, अगर कोई भी आप लोग के अधिकार का हनन करता है तो डायरेक्टली आप लोग कहां जा सकते हैं? आप लोग डायरेक्टली कोर्ट के अंदर में जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल पाती है, सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जब सारी चीजें गाड़ी के सारे चारों पहिया एक डायरेक्शन में सिस्टमेटिक वे में चलते हैं तो वहां से फिर एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आता है। और जब कोई ऐसी डेमोक्रेसी होती है ना, उसको पब्लिक का ट्रस्ट रहता है, पब्लिक को पता रहता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो कुछ को कल को कुछ भी पॉलिटिकल सिस्टम उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो जुडिशरी यहां पर जो है उसको ठिकाने लगाएगी। इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे
हमारी रेपुटेशन बनती है कि भाई साहब वहां पर जो है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ पावर देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। रूल ऑफ लॉ होता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो कानून बनाए गए हैं उसके हिसाब से सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी आकर करके चल देगा। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। आप लोगों के सारे अधिकार, छोटे से बड़े अधिकार जो हैं, जो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आप लोगों को मिले हुए हैं, वो सारे प्रोटेक्ट किए जाते हैं जुडिशरी के द्वारा सिस्टमेटिक वे में। तो आप लोगों को एक फेयर जस्टिस मिलता है। ठीक है, कोई भी उल्टी सीधी हरकत अगर सरकार आउट ऑफ द बॉक्स जाके करती है तो तुरंत इमीडिएटली उसको रोका जा सकता है। और अगर कोई बाहर से आकर देश के अंदर में अगर आराम से बिजनेस करना चाहता है या फिर अपने ही देश का इंसान कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए भी एक कॉन्फिडेंस यहां पर बना रहता है। तो पब्लिक ट्रस्ट जो होता है वो सारी चीजों में एक तरीके से बन पाता है, क्योंकि उनको पता है कि कोई बचाने वाला खड़ा है। ठीक है, तो ये बोला गया कि इसीलिए बोला गया कि डेमोक्रेसी के लिए प्री रिक्विजिट बताया गया है जुडिशरी इंडिपेंडेंट। तो जुडिशरी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, डेमोक्रेसी उतनी ही ज्यादा सस्टेन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, यस या फिर नो, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन था कि लिखा जा सकता है आराम से, क्योंकि तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ी है सारी चीजें जुडिशरी इंडिपेंडेंस। तो स्टार्टिंग में ये पढ़ा दी जाती हैं। जब आप लोगों से पॉलिटी के लेक्चर में डिस्कस किए थे तो स्टार्टिंग में ये सारी बातें पढ़ाई थी। ठीक है, किस किस तरीके से चीजें देखने को मिलती है, तो आराम से लिख सकता है जो पढ़ के गया होगा थोड़ा भी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी 10 नंबर का आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है, और ये तो खासकर इसके लिए अलग से आप लोगों के लिए लेक्चर है। आप लोग अगर जाके सर्च करोगे तो मैंने इसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रखा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास में पैसा नहीं है, अगर उनको न्याय चाहिए तो क्या किया जाए। तो बात की जा रही है हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द फ्री लीगल एड। तो यहां पर एक तरीके से किसको फ्री लीगल एड की जो आवश्यकता होती है, आप लोग खुद सोचो, आज की डेट में जेल में इतने सारे लोग हमारे देश के अंदर में पड़े हुए हैं, वो इसलिए बाहर नहीं निकल के आ पा रहे कि उनके पास में कोई वकील तक नहीं है सिस्टमेटिक वे में अपना केस लड़ने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए फिर यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराना होता है कि फ्री लीगल एड उनको मिलना चाहिए, कि कानूनी सहायता उनको प्राप्त हो, एटलीस्ट अपनी चीजों को रख तो सके सामने कि भाई साहब ये गलती हो रही है, इनको सुधार लें, ऐसी कुछ चीजें अपना वकील रख लें। ठीक है, पर लेकिन उनके पास में वो भी नहीं रहता है। कई सारी मूवीज आप लोगों ने रिसेंटली अभी देखी होंगी इसके ऊपर। तो एक्सिस बात की जा रही है द रोल ऑफ नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी, जो इसी पर्पज के लिए बनाया गया था, द फ्री लीगल एड इन इंडिया। तो यहां पर एक तरीके से इस रोल को आप लोगों को बेसिकली एक तरीके से आंकलन करना है इसका, कि किस तरीके से यहां पर जो नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी ये अपना काम करती है। सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है, नालसा का जजमेंट याद नहीं है 2014 का, जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को थर्ड जेंडर बनाने की बात की गई थी। इसी ने यहां पर लड़ा था क्योंकि उनको भी जस्टिस नहीं मिल पा रहा था। तो ये प्रॉपर आप लोगों ने कई बार पढ़ भी रखा है। बाकी इसका पर्टिकुलर अगर आप लोगों को पढ़ना है कि ये पर्टिकुलर जो NALS है ये कैसे काम करता है, ये बिल्कुल एक पूरा चैप्टर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा लक्ष्मीकांत के अंदर में भी। और फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराना ये कहीं ना कहीं देश की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो इसको भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक ऐसा है कि मतलब इसमें एक बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास में, आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते यार ये कहां से आ गया। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, किस तरीके से आप लोग इसको लेकर चल सकते थे और कहां से ये निकल कर आया। ये कुछ बातें भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से यहां पर बातें करूं, आप लोगों को पता है कि हमारे संविधान के अंदर में DPSP आप लोगों को देखने को मिलता है और फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलता है। DPSP जो है वो पार्ट 4 में है, आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है जो कि पार्ट 3 में है, और आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक का DPSP है। जो 36 से 51 वाली बात यहां पर करते हैं, उसके अंदर में आप लोगों को आर्टिकल 39A उसमें बात की गई कि स्टेट सेल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम, प्रमोट द जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए। तो ये किसका सिस्टम क्रिएट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। तो इसलिए यहां पर सरकार ने एक तो इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए, दूसरा आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 22 उसमें स्टेट को इंश्योर करना है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ए लीगल सिस्टम। तो वो कब होगा? वो तब होगा जब कोई ऐसा सिस्टम होगा हमारे देश के अंदर में जो उसको इंप्लीमेंट कर सके। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है इसी दो कॉन्सेप्ट को, यानी कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल बेसिकली जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को, दो आर्टिकल 39A और 14 इनको ध्यान में रखते हुए यहां पर हमारे देश के अंदर में ये सिस्टम क्रिएट किया गया 1995 में, ताकि लोगों को यहां पर प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू यहां पर लीगल एक्सेस सर्विस मिल सके, वो अपनी लाइफ को एक तरीके से सही तरीके से एक जो सही डायरेक्शन देकर चल सके। तो इसी के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लेकर आ गया 1997 के अंदर में, जो कि आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में आप लोगों से बातें कर रहा हूं। ठीक है,
इसी के तहत आप लोगों को फ्री लीगल एड देखने को मिलता है, लीगल अवेयरनेस देखने को मिलती है। इसी के साथ में लोक अदालत सुना है आप लोगों ने, जो मैंने आप लोगों को कई बार डिस्कस भी किया है। लोक अदालत इसीलिए लगाई जाती है ताकि इस तरीके के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। जिन लोगों के पास में दूर दराज जाकर केस लड़ने के पैसे नहीं है, उसके लिए यहां पर ये चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। यहां पर बात की हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड, तो ये आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। अगर पुराने पेपर आप लोग उठा के देखोगे तो यहां पर वुमेन एंड चिल्ड्रन, मेंबर ऑफ एससी एंड एसटी, इंडस्ट्रियल वर्कर जो वर्कमैन रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो मास डिजास्टर कहीं पर होता है, कोई फ्लड आ गया, ड्रॉथ आ गया, वहां पर अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कोई इस तरीके की एक्टिविटी हो गई, कोई डिसेबल पर्सन है या पर्सन इन कस्टडी, तो ये फ्री लीगल एड यहां पर ले सकते हैं इस पर्टिकुलर कानून के तहत में। और सरकार ने इसके लिए कई सारे सिस्टम भी अभी लॉन्च किए, जैसे आप लोगों से दिशा के बारे में बात की थी मैंने, ठीक है। ये तो अभी आप लोगों से, ये तो आर्टिकल मैंने, ये तो अभी कल ही एक मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया बेसिकली, मतलब कल कहां कह रहा हूं, आज मॉर्निंग में जस्टिस के बारे में आर्टिकल डिस्कस नहीं किया मैंने आप लोगों से, वो आज का ही जो आईएनए है उसका स्टार्टिंग वाला आर्टिकल जो है, जिसमें मैंने बोला था कि एसए भी है बेसिकली, यानी कि निबंध भी उसी के ऊपर आया हुआ है कि जस्टिस अगर सोसाइटी में मिल जाए तो लोगों को चैरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो वाली चीज आप लोग यहां पर इंप्लीमेंट करते हुए आप लोग देखते हैं, क्योंकि जितना अच्छा जस्टिस रहेगा, लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे, तो चैरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के लिए यहां पर अच्छा जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड कराने के लिए ये टैली सर्विस, ये टैली लॉ, इसी के साथ में ई कोर्ट की बात की जा रही है। तो ये काफी अच्छे से आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितनी चीजें आप लोग यहां पर बता रखी है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आंसर दे सकते हैं आसानी से, कोई ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बात कीजिएगा क्या की जा रही है। द स्टेट्स इन इंडिया सीम्स रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली। आप लोगों को पता होगा, जब मैंने आप लोगों को 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ाया था, उस टाइम पर मैंने बताया था कि ये चीजें वो हैं जिनके बारे में हल्का सा आप लोगों को पहले ही देखने को मिल जाता है। संविधान निर्माता बोल के गए थे कि भाई साहब बना लेना इनको, जैसे पंचायती राज सिस्टम है, तो ऑलरेडी यहां पर आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में बोला गया उसके बारे में कि भाई साहब पंचायती राज सिस्टम लोकल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर लेना। पर लेकिन ये अपने देश के बाद में, अपने देश के अंदर में ये देखो कितने बाद में लाकर इनको इंप्लीमेंट किया गया। रीजन क्या था? रीजन ये कि हमारे देश के अंदर में अगर गवर्नमेंट आप लोग देखोगे, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, नीचे स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बाद में आप लोग यहां पर जब नीचे आप लोग जाते हैं तो फिर आप लोगों को यहां पर नजर आता है बेसिकली लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट को अगर पावर देने की बात आएगी तो किसकी पावर घटेगी? स्टेट की पावर घटेगी। तो इसलिए स्टेट जो है वो अपने हाथ में सारी पावर रखना चाहते हैं, इसीलिए यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और इसीलिए वो अर्बन लोकल बॉडीज को भी पावर देने के हित में आप लोगों को नजर नहीं आएंगे। इसमें बहुत बड़ा रीजन क्या है अगर लिखने के लिए बात है, सबसे बड़ी बात तो है कि अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो यहां पर फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं रहती और फंक्शनली भी, क्योंकि उनके पास में रिवेन्यू सोर्स नहीं है। तो लैक ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ द पावर देखने को मिलता है अर्बन लोकल बॉडीज में। आप लोग खुद देखो, जो लोकल बॉडीज जो हैं जिनके पास में थोड़ी सी भी पावर है, जैसे अगर उनको पैसे की, अगर टैक्स लगाने की पावर दे दें तो इंडिपेंडेंट हो सकती है फाइनेंशियली, और फिर फंक्शन भी करने लगेंगे आराम से। तो जब पैसा ही नहीं है तो काम कैसे करेंगी? इसलिए फाइनेंस कमीशन तो बोलता है भाई साहब इनको पैसा दो। आप लोगों ने देखा इस चीज के बारे में। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि कहां किस तरीके का खेला खेला जाता है, ठीक है। तो यहां पर अभी लैक ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर एक पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर ये, ठीक है। आप लोग अगर बात करें अलग अलग जो कॉर्पोरेशन है, जैसे हमारे देश के अंदर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप लोगों को देखने को मिलती है, वो स्टेट गवर्नमेंट उनको काम करने ही नहीं देती है। आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम रहती है जब भी आर्टिकल छपते हैं, यही बात सबसे पहले बोलते हैं। फिजिकल डिपेंडेंसी तो ही नहीं है भाई साहब, पैसे के लिए आप लोग खुद देख लो, फाइनेंस कमीशन ने थोड़ा सा जुगाड़ करना स्टार्ट किया है अब जाके थोड़ी चीजें सुधर रही हैं, ठीक है। इसी के साथ में पॉलिटिकल कंसिडरेशन, अर्बन लोकल बॉडी जितने अपने कंट्रोल में होगी, ये लगता है कि नीचे वाले जो भी इलेक्शन होंगे वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आएगी, तो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ में एक तरीके से आप लोग देखने को मिलेगा जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इलेक्शन सिस्टमेटिक वे में कई बार नहीं कराए जाते हैं, ठीक है। उसमें इंटरफेरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं, भाई साहब क्या कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वही किए जा रहे हैं। तो इसी के साथ में कई बार इनको नेग्लेक्ट तक कर दिया जाता है अर्बन लोकल बॉडीज को। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो तो हमारा था पंचायत के लिए, पर 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1992 में लाया गया था, वो ला इसलिए गया था कि अर्बन लोकल बॉडीज को इंपावर किया जा सके फंक्शनली भी और फाइनेंशियली भी। पर लेकिन उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो आज तक सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट होती हुई नजर नहीं आती है हमारे देश के अंदर में। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि अपने ही कंट्रोल में यार सारी चीजें रहे, तो इसकी वजह से हमारे देश के अंदर में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो काम नहीं कर पाती हैं। ये सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहां पर ये चीजें हैं, क्योंकि पावर हाथ में से छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसलिए दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है चक्कर भाई साहब, पावर का खेल है बाबू भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो अभी रिसेंटली आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था बेसिकली, यहां पर जब पॉलिटिकल लेक्चर आप लोगों के लिए थे, यहां पर कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोच टू द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। मतलब बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है यार, मतलब
ये तो इतनी बार पढ़ते हैं आप लोग कि हमारे देश के अंदर में ब्रिटेन से ही पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है, पर लेकिन फिर भी हम लोगों ने ऐसा नहीं कि ऐसा का ऐसा ही उठा के ले लिया हमारे देश के अंदर में। ब्रिटेन के अंदर में पार्लियामेंट जो है वो सोवरन है, अगर आप लोग ढंग से देखेंगे, पर हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट सोवरन नहीं है। हमारे देश के अंदर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों को पावर देता है, ना कि पार्लियामेंट को। यानी कि हमारे देश के अंदर में जुडिशरी ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू यूके के अंदर में। यूके के अंदर में आप लोगों को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पावर जो है पार्लियामेंट के हाथ में है सारी की सारी। पर लेकिन हमारे देश के अंदर में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि सारी की सारी पावर जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में हम लोगों ने वो उठाकर दे दी है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो कई सारी चीजें तो ऐसी हैं जो सिमिलर देखने को मिलेगी, जैसे कि आप लोग बात करें वेस्ट मिनिस्टर मॉडल जो है वो सिमिलरिटी है दोनों कंट्री के बीच में। आप लोगों को फॉलो करते हुए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, बाई कैमरिकल है, प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं हमारे यहाँ भी वहां भी, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है उनके वहां पर, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट भी कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं। तो ये सिमिलरिटी है, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में पावर नहीं होती है, उनके नाम से बेसिकली काम किया जाता है। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। तो ये सिस्टम है आप लोगों के सामने। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर कैबिनेट सिस्टम है, उनके वहां भी कैबिनेट सिस्टम है, हमारे यहाँ भी कैबिनेट सिस्टम है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, उनके वहां भी हमारे यहाँ भी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उनके वहां भी हमारे यहाँ भी। रूल ऑफ लॉ है, उनके वहां भी हमारे यहाँ भी। तो ये तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आप लोगों को सिमिलरिटी है। इसने बोला कि कंपेयर करना है और कॉन्ट्रास्ट, यानी कि एक तरीके से दोनों बातें बतानी है आप लोगों को, तुलना करनी है बेसिकली। दूसरा अगर डिफरेंस देखेंगे तो हमारे यहां पर फेडरल सिस्टम है, उनके वहां पर यूनिटरी सिस्टम है यार। ठीक है, आप लोग देखते हैं वहां पर सारी पावर सेंटर के हाथ में है। ठीक है, इसी के साथ में इलेक्शन सिस्टम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। दो इंडिया के अंदर में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो हम लोग फॉलो करते हैं लोअर हाउस के लिए, लोकसभा के लिए। वहां पर यूके के अंदर में मैक्सिमम मेंबर जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, अगर देखें यूके के अंदर में। ठीक है, मोनार्की आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारे यहां पर मोनार्की नहीं है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं बाकायदा भाई साहब। हम पार्टिसिपेट नहीं करते, अलग बात है, हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे तो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में कल्चर और सोशल डाइवर्सिटी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी हमारे दोनों देशों के बीच में। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं बिना किसी डाउट केस में। तो बड़ा ही प्यारा सा एक क्वेश्चन था, मैं तो बोलूंगा कि एक मतलब इसको ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो टफ क्वेश्चन है जो अब तक मैंने पढ़े हैं सारे, मैं बोलूंगा कि इजी कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, जब मैं इससे पहले वाले पेपर का डिस्कशन कर रहा था, मैंने बोला था कि अगर आप लोग आंसर राइटिंग बेसिकली चाहते हैं कि जो आंसर राइटिंग आप लोग कर रहे हैं उनके मॉडल आंसर आप लोगों को चाहिए, तो यहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप है। एक बच्चे ने बोला कि सर क्या इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में हिंदी और इंग्लिश में आंसर आते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में एक ही सब्जेक्ट के आंसर आते हैं? इसके अंदर में ऐसा नहीं है, हिंदी और इंग्लिश के आते हैं, एक ही सब्जेक्ट के आते हैं। इसमें हर एक सब्जेक्ट के आंसर आप लोगों के लिए पोस्ट किए जाते हैं। उनका मॉडल आंसर रहता है, पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में, फिर उसके बाद में आप लोगों के सामने यहां पर उसका मॉडल आंसर आता है। ठीक है, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये सिस्टम इस तरीके से आप लोगों के सामने निकल कर आता है। तो जो भी क्वेश्चन पोस्ट किया जाएगा थोड़ा टाइम दे जाएगा आप लोगों को, ताकि आप लोग खुद से एक बार अटेम्प्ट करके देख सकें, और फिर यहां पर हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों के सामने मॉडल आंसर आएंगे। तो ये प्रोसीजर है। जैसे यहां पर क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, 190 लोगों ने लगभग अपने आंसर दे दिए, फिर इसके बाद में आप लोगों को मॉडल आंसर मिल गया, ये इंग्लिश में है, और फिर इसके बाद में मॉडल आंसर मिल गया हिंदी में। पुराने क्वेश्चन पेपर भी हैं, पुराने क्वेश्चन भी हैं, करंट के भी हैं, जो भी आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ से यहां पर सिस्टमेटिक वे में ग्रुप चल रहा है। इसका एक बहुत ही माइन्यूट सी इसकी फी रखी गई है। ठीक है, ये 499 मंथली नहीं है, ये एक बार देनी है बस। ये इसलिए है क्योंकि सबका डेटा मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पर, इससे रहेगा कोई बदतमीजी नहीं काटेगा यहाँ पर, इससे एक डिसिप्लिन के वे में काम चलेगा। और आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं वो डिसिप्लिन में आंसर लिखते हैं, वरना जो फ्री वाला ग्रुप है फ्री वाला भी, पर वहां पे क्या करते हैं, कई सारी जो लड़कियां थी बेसिकली वो मेल करती रहती थी कि सर ये मुझे इनबॉक्स में इस तरह की बदतमीजी देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पे डेटा नहीं होता तो कुछ कर नहीं पाते। तो यहाँ पे सारा डेटा है, तो इमीडिएटली उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। इवन चाहो तो कुछ भी कर लो उसके साथ में, पुलिस को पकड़ा दो उठा के कि यहाँ पर साइबर एक तरीके से बुलिंग कर रहा है लड़की के लिए, कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिसिप्लिन वे में इंसान काम करते हैं। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप है, इसमें क्या कर रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर इसको स्कैन कर रहे हैं, ये 499 का पेमेंट करना है, और फिर ये व्हाट्सएप नंबर है 8076659165। तो यहाँ पर आप लोगों को सेंड कर देना है बस। आप लोगों को फिर इसके बाद में प्रोसीजर क्या है वो बता दिया जाएगा। वीडियो के नीचे जो कमेंट रहेगा फर्स्ट, उसमें भी इसको पिन कर दिया जाएगा, तो आसानी से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे देश के अंदर में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। डिस्कस द रोल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट जो लेजिस्लेचर है इन द मेंटेनिंग ऑर्डर एंड द जो इम्पार्शियलिटी इन कंडक्टिंग द लेजिस्लेचर वर्क इन फैसिलिटेटिंग द बेस्ट प्रैक्टिस, जो बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है कि यहाँ पर आज की डेट में जो हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग बात करो, चाहे पार्लियामेंट के अंदर में चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में, तो पार्लियामेंट के अंदर में जो प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्पीकर है, और जैसे लोकसभा के अंदर में स्पीकर और राज्यसभा के अंदर में चेयरमैन देखने को मिलते हैं, ऐसे ही स्टेट के अंदर में होते हैं, स्पीकर रहते हैं और चेयरमैन रहते हैं। पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो सोचने वाली यहाँ पर यह है
कि जो बंदा निकल कर आता है, जो प्रिजाइड करता है नॉर्मली, वो देखने को मिलेगा पॉलिटिकल पावर से निकल कर आता है, जो गवर्नमेंट बनाती है। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम यहां पर जो टिल्टेड रहता है वो वहां पर अपनी सरकार की तरफ को टिल्टेड रहता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो होता है कई सारे मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हालांकि फिर भी एक ऐसा ऑफिस है जो काफी अच्छे से काम करता है, पर एज कंपेयर टू अगर यूके के अंदर आप लोग देखोगे वहां पर क्या किया जाता है, जहां से हम लोग मॉडल फॉलो करते हैं कई बार, तो उनके वहां पर स्पीकर को अपनी जो पोस्ट है जहां से वो इलेक्शन लड़के आए उससे उसको क्या करते हैं, उसको वहां से बेसिकली एक तरीके से बोल देते हैं कि ये इंसान की सीट इसके लिए फिक्स कर दी गई है, तो यहां पर आगे उसको पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, तो इससे इंडिपेंडेंटली काम कर पाता है। तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो पूरा हाउस जो काम करेगा उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का काम जो रहता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ही रहता है। आप लोगों ने देखा होगा अभी डिस्क्वालीफाई किया गया कई सारे मेंबर को, ठीक है। अभी यहां पर ये कुछ भी अगर गलत हरकत करेंगे, क्योंकि यार किसी मेंबर को वहां पर जो भेजा गया है वो जनता की एक्सपेक्टेशन पर वहां पर उतरने के लिए भेजा गया है, ना कि वहां पर अपने पॉलिटिकल मुद्दे साधने के लिए। तो यहां पर दुनिया देखती है आज की डेट में, तो क्योंकि सब कुछ लाइव प्रोसीडिंग होती है, तो इसलिए जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए यार मिलती है हमारी पार्लियामेंट या फिर असेंबली। ऐसा होता नहीं कि यहाँ पर पूरे साल मिलते रहते हैं वो, तो इसके चलते जो भी लिमिटेड टाइम होता है उसमें सिस्टमेटिक में काम चले तो वो ज्यादा बेस्ट तरीके से एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और उससे फायदा भी रहेगा। वरना वहां पर जाएंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे, आ जाएंगे, काम कुछ करेंगे नहीं, तो ये बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ता है पूरे समाज के ऊपर, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, समाज के डेवलपमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि जब काम नहीं होगा पार्लियामेंट में तो फिर किस तरीके से कानून बनेगा और किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा, और पुराने कानूनों को किस तरीके से रेक्टिफाई करके नया कानून बनाया जाएगा, कुछ भी ढंग का नहीं होने वाला है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इस पूरी प्रक्रिया के अंदर में, अगर ध्यान से देखोगे तो। आप लोग एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, यहां पर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी रखी है कि हमारे संविधान के अंदर में कौन सा आर्टिकल यहां पर ये बात करता है कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। तो देखता हूं कौन सही आंसर यहां पर देता है। नेक्स्ट बात की जा रही है, द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसीजर हैज बीन इनएडुकेट ये अटेन द पेड टू द, क्या है आप एक तरीके से आप लोग देखते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है इन इंडिया। तो सजेस्ट द मेजर दैट कैन एड्रेस दिस, जो यहां पर इन एडुकेशन है इसके बारे में बात की जा रही है। मतलब क्या समझ लेते हैं कि मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे किस तरीके से सुलझा जा सकता है ये बेसिकली बताने की बात की जा रही है यहां पर। ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा 2021 में। बिसाइड बीइंग ए मोरल इंपेरेटिव ऑफ द वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी जो हेल्थ स्ट्रक्चर है इज नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए, यहां पर पर्टिकुलर हेल्थ के ऊपर फोकस किया गया। तो ये देख लो क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है, तो यहां पर उसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया यहां पर, ठीक है। तो यूपीएससी के अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग देखोगे ना, तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा बेसिकली कि किस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप लोगों का गाइडिंग जो प्रिंसिपल है आप लोगों का देखने को मिलेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर और सिलेबस है सबसे बेस्ट तरीके से जो आप लोगों को गाइड करेगा। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है। अगर बात करें यहां पर ह्यूमन यानी कि जैसे इंसान है, उसको रिसोर्स कैसे बनाएंगे, अगर उसको अच्छी एजुकेशन दे दे, अगर उसको अच्छी स्किल दे दे, तो उसको इंप्लॉयमेंट मिल जाएगा और वो देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे वो इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोग ध्यान से देखना उठाकर, वो सबसे पहले इसी बात के ऊपर फोकस करते हैं। आप लोग इसी बात को बताते हैं कि भाई साहब इन चीजों के ऊपर फोकस करो। टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो पहला गोल है वो पुअर्टी गरीबी को मिटाने के बारे में बात करते हैं, दूसरा भुखमरी को, तीसरा आप लोग का बेसिकली हेल्थ के बारे में बात करते हैं, चौथा एजुकेशन। यानी कि स्टार्टिंग के अगर आप लोग देखोगे इसी के बारे में बात करें, जेंडर इक्वलिटी के बारे में पांचवा कर रहे हैं, फिर आगे चलकर आप लोगों के लिए यहां पर किस तरीके से डिसेंट वर्क मिलना चाहिए, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग कर सकते हैं, कैसे सस्टेनेबल सिटीज और हम लोग अपनी एक तरीके से कम्युनिटी बना सकते हैं, क्या है ये आप लोगों का एक ह्यूमन डेवलपमेंट करने का प्रोसीजर तो है। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो एजुकेशन है, ठीक है। एजुकेशन से पहले मुझे लगता है कि हेल्थ है, क्योंकि इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी पहले उन्होंने हेल्थ को रखा है एज कंपेयर टू एजुकेशन। जब एजुकेशन मिल गई तो फिर उसको स्किल दे दो बंदे को, जैसे उसको स्किल मिल जाएगी तो फिर वो इंप्लॉयमेंट एक तरीके से ले पाएगा। तो इसके चलते वहां पर कहीं ना कहीं जो बैलेंस है वो बन जाएगा। जेंडर डिस्पैरिटी है उसके ऊपर फोकस देना चाहिए, किस तरीके से इनइक्वालिटी को कम करना है। क्वालिटी एजुकेशन भी जरूरी है, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहां पर उसके ऊपर भी फोकस देना जरूरी है। और रूरल अर्बन का जो डिवाइड है, गांव में जाओ तो एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है, शहर में जाओ तो ठीक है, गांव में से लोग भाग भाग के शहर में आ रहे हैं, तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है यहां पर, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में फोकस दिया जाता है, और दूसरी कंट्री जो कर रही है उनसे सीख सकते हैं ना, जैसे साउथ कोरिया सिंगापुर हो गए, वैसा वो खेल रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, अपने लोगों को अच्छी एजुकेशन देकर, अच्छी हेल्थ देकर, और वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ देखो कितनी ज्यादा आज के डेट में, क्योंकि स्किल्ड लेबर फोर्स पाई जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने देश में भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका आंसर न दिया जाए और टफ लगे। आप लोगों को लग रहा है क्या, बताइए जरा है।
तो बताना जरूर अगर आप लोगों को कुछ भी लगे, पेपर का बताना फीडबैक कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ जो कंपटीशन, डिस्कस द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो ये क्वेश्चन आना ही था, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गूगल के ऊपर में छापा मारा गया था। तो डिस्कस द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंटेनिंग द अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन बाय द मल्टीनेशनल कंपनी इन इंडिया, ठीक है। रेफर द रिसेंट डिसीजन गूगल का बकायदा बोला है रेफर द रिसेंट डिसीजन में। खेल देखो यूपीएससी कैसे खेलता है, उसने इसका नाम नहीं दिया, ठीक है, कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ऐसा कुछ आप लोगों को यहां पर क्या कर दिया, उसने गूगल का नाम नहीं दिया डायरेक्ट, उसने यहां पर बेसिकली बोले कि रिसेंट डिसीजन आया उसके ऊपर आप लोग बताओ। आप लोगों को बता दूं जैसे स्टडी लवर का एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को बेसिकली आप लोगों के लिए क्लासेस चलती हैं। तो अभी गूगल ने क्या किया है, उसके ऊपर जो 1000 से ज्यादा का फाइन लगाया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो हमारे ही लोगों से वो फाइन वसूलने के लिए ये कर दिया है कि अगर अब से एप्लीकेशन के ऊपर में कोई पेमेंट करेगा, उस पेमेंट का 15 से लेके 30% जो है वो गूगल के पास में जाना चाहिए। मतलब ऐसी ऐसी हरकतें यहां पर ये करते हैं। मतलब हमने फाइन तो लगा दिया, चलो सही है, कंपटीशन कमीशन ने, अब वो निकाल भी हम ही से रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अपनी पॉकेट से भरेंगे। तो सबसे खतरनाक चीज आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनी जो है उस देश के अंदर में रूल और रेगुलेशन फॉलो करने के लिए तैयारी नहीं है, वो अपनी अलग ही दादागिरी चलाते हैं। वो वहां पर चाहते हैं कि हम अपना रूल करने लगे। यानी कि आज की डेट में एमएनसी जो है पुराने टाइम की ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है, अगर मैं ठीक से बोलूं तो। ये सिस्टम कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अगर रियलिटी में एक अच्छी डेमोक्रेसी हम लोग चाहते हैं, क्योंकि वरना ये कंपनी जो है पुराने टाइम की तरह ये अभी यहां पर इकोनॉमिक चीजों को कंट्रोल कर रही है, आगे चलकर ये एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने लगेगी और फिर से यहां पर अंग्रेजों का जमाना याद आने लगेगा। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल बताना है आप लोगों को, यहां पर किस तरीके से मोनोपोली को क्रिएट करने से रोकता है, किस तरीके से कंपटीशन को अच्छे से मेंटेन रखता है, किस तरीके से छोटे छोटे बिजनेस को बर्बाद होने से रोकता है। यहां पर एक तरीके से ये सारी चीजें जो हैं आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि इससे गूगल, जैसे आज के डेट में गूगल को छोड़ दो, अपने देश पे आ जाओ, जियो आया, ठीक है, जियो आने की वजह से कई सारी कंपनी बर्बाद हो गई, बोरिया बिस्तर लेकर चली गई। कल को अगर जियो ही अलग अकेला रह गया तो भाई साहब वो एक जीबी के जो है आप लोगों से हजार रुपए लेगा एक दिन के, तो क्या आप लोग नहीं दोगे? आप लोग ये तो बंद करना चूज करना छोड़ दोगे या फिर दोगे? तो ये मोनोपोली क्रिएट करने वाली बात होती है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यही काम करता है कि कम से कम एटलीस्ट मोनोपोली क्रिएट करने से यहां पर रोका जा सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आंसर दिया जा सकता है रिसेंट गूगल का उदाहरण देकर। वैसे कई सारी कंपनियां व्हाट्सएप के साथ भी केस फुलाने चलते रहते हैं सारे, तो गूगल का एक रिसेंट एक अच्छा एग्जांपल है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आगे बात करते हैं ई गवर्नेंस एज ए क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस। जो गवर्नेंस का क्रिटिकल टूल है ई गवर्नेंस, क्योंकि सब तक हम लोग चीजें पहुंचा पा रहे हैं। इसके ऊपर में इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है। तो यहां पर तो आप लोगों को यहां पर इनएडिक्वेसी बतानी है जो हैम्पर करती है इनहेंसमेंट ऑफ देयर फ्यूचर। तो यानी कि एक तरीके से ई गवर्नेंस को किस तरीके से हम लोग लेकर चल रहे हैं ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आज के दिन में मैंने आप लोगों को बताया था जब भी हम लोग इंटरनेट के बारे में बात करते हैं, अभी सुबह ही मैंने आप लोगों से ई जुडिशरी के बारे में बात की थी, ई एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, ई हेल्थ के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो ये सारी क्या चीजें हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर हम लोग कहीं ना कहीं गवर्नेंस को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट कम होनी चाहिए, लोग काम करने वाले कम, गवर्नेंस ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से लोगों तक वो चीजें ज्यादा पहुंचनी चाहिए। एक तरीके से अभिशासन जो होना चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर रखता है। तो जो चीजें हैं यहां पर जो हैम्पर करती हैं उसके ऊपर यहां पर बेसिकली आंसर लिखना है। तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर भी उसको डायमेंशन में उकेरोगे तो आसानी से इसको अटेम्प्ट करते हुए आप लोग चले जाओगे। क्योंकि ये तो आप लोग बेसिकली आप लोग कोविड-19 के टाइम पर ही देख लो कितना बड़ा रोल प्ले किया गया बेसिकली यहां पर। अगर इंटरनेट की बात करें, कोविन ऐप हो गया आप लोगों के सामने, अलग अलग एप्लीकेशन आज के डेट में जो लॉन्च किए जा रहे हैं जिससे कि जनता के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट हो सके, उनसे फीडबैक डायरेक्टली ले जा सके। पोल्यूशन को कम करने के लिए ऐसा ऐप अभी लॉन्च किए गए यहां पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कि यहां पर अगर कहीं पर भी आप लोगों को कोई पोल्यूशन करता नजर आता है तो वहां से फोटो लो, तुरंत अपलोड कर दो या वीडियो बनाकर दे दो, हम लोग तुरंत एक्शन लेंगे। सेम काम यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया कि अगर कोई भी यहां पर पैसे बांटता हुआ पाया जाता है यहां पर इलेक्शन के टाइम पर, तो आप लोग उसको डायरेक्टली एक तरीके से फोटो वगैरह क्लिक करके सेंड कर दो, तुरंत उसका गर्दन मरोड़ दी जाएगी। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आज की डेट में ई गवर्नेंस यहां पर अगर बात करें, ठीक है। तो क्रिटिकल भी है काफी ज्यादा है, तो इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंसी बनाना जरूरी है यहां पर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये तो इतनी बार पढ़ा आप लोगों ने, इसमें क्या ही बोलूं, ठीक है। तो यहां पर किस तरीके से संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में तो बात की जा रही है यहां पर एक तरीके से, तो यहां पर वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज affecting the functioning of संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट। आप लोगों को इंडिया किस तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ग्रुप है, एक साइड में वेस्ट है यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड जैसे यूरोप हो गया और यूएसए हो गया, और एक साइड में हमारी कंट्री है, दूसरी साइड में यहां पर आप लोगों को चाइना और रसिया देखने को मिलेंगे। तो हम ऐसे देश हैं जो गांधी जी वाला काम करते हैं। गांधी जी मतलब गांधी जी ऐसे इंसान थे जो कि अपनी जो धोती लंगोट पहनकर वो अमीर से अमीर लोगों के साथ भी बैठते थे और गरीब से गरीब लोगों के साथ भी बैठते थे।
एक बैलेंस बनाकर चलते थे, इसीलिए उनको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता था। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्टिंग लिंक, मतलब एक तरीके से दुनिया में एक कनेक्टिंग लिंक जो है वो इंडिया को बोला जा रहा है कि वो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक तरीके से एशियन नेटो भी बोलते हैं उसको कई बार, और एक साइड में दूसरा नेटो है, इंडिया जो है दोनों के साथ मिलकर काम करता हुआ नजर आता है। तो ये देखने को मिलेगा कि इंडिया का रोल जो है कहीं ना कहीं काफी अच्छा है। कई बार आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया जो है एक कई सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। खुद देखो G20 की मीटिंग हुई हमारे देश के अंदर में, बेसिकली यहां पर कोशिश की जा रही थी कि यूक्रेन वाले मुद्दों को यहां पर कहीं ना कहीं थोपा जाता, पर लेकिन फिर भी इंडिया जो है चीजों को साथ में निकाल कर ले गया, आराम से चीजों को अच्छे से एक G20 की मीटिंग जो है वो यहां पर कर पाया। हमेशा इंडिया ने एक ही बात बोली है कि सॉल्यूशन निकालना है तो यूएन के मैंडेट के हिसाब से निकालो यार, क्यों तुम अपनी फालतू की नोटंकी काट रहे हो यहां पर। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है क्या म्यांमार के अंदर में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है क्या अफगानिस्तान के अंदर में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है क्या श्रीलंका के अंदर में प्रॉब्लम है, उनके बारे में तो बात नहीं करते। आखिर यूक्रेन में ऐसी कौन सी यहां पर अलादीन का चिराग घिसकर प्रॉब्लम आ रखी है कि और कहीं प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को नजर आ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को नेचर आप लोगों को देखने को मिलता है, उसमें इंडिया की जो भूमिका है वो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है, ओके। ये तो कुछ है ही नहीं है, इंडियन डायस्पोरा ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारे देश के जो प्रवासी भारतीय हैं जो बाहर रहते हैं, तो किस तरीके से आप लोग देखते हैं हमारे देश के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रवासी भारतीय दिवस, किसी देश में जाओगे कनाडा में आधे से ज्यादा सरकार जो है इंडियन बनाते हैं, यूएसए के अंदर पार्लियामेंट में देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश के अंदर में रेमिटेंस दुनिया में इतना ज्यादा आता है कि सेकंड नंबर का देश जो है वो हमसे आधे में है। हमारे यहाँ पर 100 आता है तो उसके वहां पर 50 बिलियन आता है, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर। तो ये क्या है, ये हमारी प्रेजेंस है। और आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी जो जनरेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है बाहर जाता है तो दुनिया को हम चलाते हैं, ये भी आप लोग बोल सकते हो। यानी कि आज के डेट में नासा के अंदर जाओगे तो दुनिया में इंडिया के साइंटिस्ट डॉक्टर हमारे देश के अंदर के सब जगह। तो ये कंडीशन क्या है, ये हमारे लोगों के, जो हमारे देश के जो लोग हैं वो बाहर गए हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि आज की डेट में हम लोग काफी लार्ज स्केल पर जो पश्चिमी देशों में हम लोग जाते हैं तो ऊंचाइयों पर हम लोग कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड द न्यू हाइट इन द वेस्ट, यानी कि यूएसए में जाओ, कनाडा में जाओ, यूरोप में जाओ, ठीक है। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेनिफिट क्या है, अब हमारी वहां पर प्रेजेंस है तो वहां पर कुछ भी होता है, अगर हमारे बारे में कोई बात होती है तो सुनने वाले हैं वहां पर, ठीक है। इंडिया के खिलाफ कोई फालतू में नोटंकी नहीं कर सकता, हम लोग जरा सी देर में उसका जवाब दे पाते हैं अच्छे से, ठीक है। अभी देखो खुद के उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, वो हमारे मुल्क के बेसिकली एक तरीके से पर्सन है। दामाद जी देश में पधारो, वो गाना भी चलाया गया कई सारे लोगों के द्वारा जब G20 की मीटिंग अटेंड करने आए। तो ये आप लोग आसानी से मतलब बैलेंस बना के क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पर 15 नंबर के क्वेश्चन आगे भाई साहब, अब तक तो 10-10 के चल रहे थे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद द कैपेबिलिटी ऑफ एनॉर्मस डायमेनिज्म। ये तो एक ऐसा बेसिकली एक क्वेश्चन है जो कि जब भी पॉलिटी पढ़ाया जाता है तो ये पढ़ाया जाता है कि हमारा संविधान एक जीवित संविधान है, ठीक है, क्योंकि टाइम के हिसाब से चेंज होता हुआ है। 100 से भी ज्यादा अमेंडमेंट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए उसके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी है, पर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उतनी रिजिडिटी भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो स्पेशल रेफरेंस एक्सपेंडिंग द होराइजन ऑफ द राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। ये इंटरेस्टिंग है, अगर इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को ढंग से बताऊं, इसको कंपेयर करने के लिए अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन है यहाँ पर, बात क्या की जा रही है कि एग्जामाइन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट टू प्राइवेसी। यानी कि राइट टू प्राइवेसी जो है हमारे देश के अंदर में थी नहीं, उसको हम लोगों ने एक्सपेंड किया है। अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर में जो जजमेंट आए हैं, तो उसके बेस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के तहत राइट आप लोगों को देखने को मिलेगा कई और चीजें निकल कर आई कि हमारे देश के अंदर में आप लोगों ने देखा कि प्राइवेसी के साथ में सेक्सुअलिटी, आप लोग अपनी शादी अपने हिसाब से कर सकते हैं, डीक्रिमिनलाइज कर दिया इंडियन पिनल कोड का आईए सेक्शन 377, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर यूथेनेसिया जैसी जो चीज है उसमें भी अधिकार लोगों को मिले, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी यहाँ पर देखने को मिली, सर्विलेंस जैसी चीजों को किस तरीके से लेकर चलना है, इंसान के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कानून लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। तो यहां से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। यानी कि कनेक्ट करने की बात यहां पर यह है, जो मैं आप लोग कनेक्ट करने की बात करा रहा हूं कि कहीं ना कहीं जब हम लोग चेंज करते जाते हैं ना, हम लोग उस हिसाब से चेंज करते हैं कि आर्टिकल 21 में चेंज करके राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना दिया, ठीक है। तो पर्सनल लिबर्टी यहां पर दी जा रही है अलग अलग इस तरीके से हमारे देश के अंदर में अलग अलग रेफरेंस में अगर चेंज करके आप लोग देखोगे कानून लेकर आए जा रहे हैं। और जुडिशरी जो है वो यहां पर इसको एक तरीके से जो हमारा संविधान है उसको एक्सपेंड करने का काम करती है, एक्सपेंड वर्ड सही नहीं होगा, इंटरप्रिटेशन करने का काम करती है, ठीक है, जिससे कि सोसाइटी में प्रोग्रेसिव चीजें आए। तो ये बेसिकली इसके अंदर पूछी गई है अगर ढंग से देखा जाए तो।
अब इसके उदाहरण मैं आप लोगों को इतने सारे दूंगा कि आप लोग परेशान हो जाओगे कि सर क्या क्या लिखें, मतलब राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कहां कहां पर एक्सपेंड की गई है आप लोग खुद देखो। अभी रिसेंटली जैसे एक तो मैंने आप लोगों को राइट टू प्राइवेसी बताया, ये तो ऐसा है कि इसको तो सबसे पहले चिपकाना है कि केस पुत्तस्वामी केस आया, केस पुत्तस्वामी केस के बाद में राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट बना दी आर्टिकल 21 के अंदर। पहला पॉइंट आप लोगों का यही होना चाहिए। एलजीबीटी के राइट मिले, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी आप लोगों को देखने को मिला, वहां पर हमारे देश के अंदर में नालसा जजमेंट आया, तो यहां पर ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बनाने की बात की गई। एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए नवतेज सिंह जौहर का केस है यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 में। देखो याद रखना, केस पुत्तस्वामी केस बाद में आप लोगों को देखने को मिला, एलजीबीटी वाला 2014 में आ गया, ठीक है। इसके बाद में केस पुत्तस्वामी केस 2017 में आ गया। नवतेज सिंह जौहर जो कि एलजीबीटी के राइट के बारे में बात कर रहे हैं, वो 2018 में आ गया, जिसने सेक्शन 377 को नल एंड वॉइड करार दिया, ठीक है। अबोलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक इसका बहुत शानदार उदाहरण है, जिससे वुमेन जो है उनको अधिकार मिले, उनकी लाइफ जो है और ज्यादा बेटर हुई। राइट टू डाई विद डिग्निटी ये निकल कर आता है एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा, जिसमें कॉमन्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस निकल कर आया, वहां पर इसके बारे में बात की गई। इन्वायरमेंटल राइट के बारे में बात करें, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैंने डिस्कस किया था, एक आंसर भी आप लोगों से लिखवाया था इसके बारे में, ठीक है। लोकसभा वर्सेस स्पीकर सुप्रीम कोर्ट का केस था 2010 का, उसमें बात की राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में कि लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, तो वहां से इंसान को राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में ज्यादा और एक्सपेंड यहां पर उनका होराइजन नजर आता है। वुमेन के राइट के बारे में बात करें, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करें, तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाला केस निकल कर आता है कि लड़कियों को भी अधिकार दो यार, उनको अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, हम लोग उनको कंट्रोल करने की बात करते हैं हर जगह, ठीक है। तो वो जजमेंट इसीलिए था कि वुमेन के राइट होने चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। प्रिजनर जो है हमारे देश के अंदर में जेल में जो कैदी बंद है, उनके बारे में बात की जाती है, उसके लिए अलग से जजमेंट है। यहां पर प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, ये 1980 का, ये आप लोग यहां पर इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उन्नी कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था जब आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाया था, ये है 1993 का केस। इसमें एजुकेशन कैसे आप लोग बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन बढ़ेगी तो एजुकेशन के साथ में पर्सनल डेवलपमेंट भी इंसान का होगा। एंटी लेबर फोर्स के लिए कानून है यहां पर, ये तो मैंने आप लोगों से इंडस्ट्रियल रिलेशन के जब लेक्चर लिए थे उस टाइम पर भी बताया था। तो ये सारी चीजें बता सकते हैं कितने सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के कि यहां पर एक्सपेंड हो रही है, और ये कैसे हो रही है, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो एक तरीके से ये ऑप्शन देता है, वरना अगर ये बांध देता तो कैसे पॉसिबल होता, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करें एक्सप्लेन द जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक तरीके से प्रोस्पेक्टिव है ऑफ द जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ द रिलेवेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इसके बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं, वुमेन के सारे आर्टिकल मैंने आप लोगों को दिए थे कि वुमेन जो है किस तरीके से उनके लिए अलग से आर्टिकल हमारे देश के अंदर में है। जेंडर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो जस्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कई बार हम लोग बस पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेल के बारे में बात करते हैं, तो ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछना लाजमी है, रिसेंट जिस तरीके डेवलपमेंट अभी देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं ताकि आप लोग उसके साथ में कनेक्ट कर पाए, वो भी एग्जांपल दे देकर हमारे देश के अंदर में संविधान में कहां पर है, मतलब जेंडर जस्टिस के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो जस्टिस के ऊपर बड़ा फोकस है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जैसे प्रीएम्बल के अंदर में जाएंगे तो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देखने को मिलता है, और जस्टिस अगर सोसाइटी में रहता है तो एक तरीके से हमारे देश के अंदर में बोला था ना कि एक तरीके से जो दान धन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये अभी ऐसे पूछा गया आप लोगों से, और जस्टिस के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया। तो राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करते हैं, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलेगा। खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट जो यहां पर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस ये अनवर अली शंकर का केस था 1952 का, तब से स्टार्ट कर दिया था और आज तक चला हुआ रहा है। जेंडर इक्वलिटी आर्टिकल 15 मूवी बनी है आयुष्मान खुराना की, आप लोगों ने देखी होगी, इसके बारे में विशाखा वाला केस मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो आप लोग यहां पर फिर से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की जाती है, यानी कि वुमेन को सपोर्ट प्रोवाइड कराओ। वैसे तो कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन मत करो, पर आर्टिकल 15 का जो पार्ट 3 है वो खुद कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन करो, क्योंकि वुमेन पीछे है, उनको आगे लेकर आना है। तो यहां पर फिर भी ये भी जेंडर जस्टिस ही है अगर देखा जाए तो। इक्वल अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 बोलते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, और खुद यहां पर एयर इंडिया वर्सेस ये यहां पर बेसिकली नागेश्वर केस का था आई थिंक नाम 1981 का, तो उनके द्वारा बात की गई थी जेंडर इक्वलिटी के बारे में इंप्लॉयमेंट में, ये आप लोग समझ सकते हैं। राइट टू पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं तो वहां भी जेंडर इक्वलिटी की बात आती है आर्टिकल 21 में, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। फिर से भी साकादत केस वाला की देख लो, राजस्थान वाला। आर्टिकल 23 ये तो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज के बारे में जब डिस्कस किए थे उस टाइम पर कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया था कि राइट अगेंस्ट जो ट्रैफिकिंग एंड द फोर्स लेबर के बारे में बात की जाती है, आर्टिकल 23 इसी के बारे में बात करता है कि यहां पर भी जेंडर जस्टिस आप लोगों को प्रोवाइड कराना है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्टिव लाइफ के बारे में बात करते हैं, एक वुमेन के पेट में बच्चा है, उसको डिसाइड करने दो कि वो बच्चा उसको रखना है नहीं रखना है। इसके लिए सुचिता जो श्रीवास्तव का केस है चंडीगढ़ का 2009 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी, वो यहां पर वुमेन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ को वो इंपैक्ट करेगा अगर वो उसको आगे लेकर चलती है, अगर उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला जाता है तो उसकी बॉडी है, उसके अधिकार है। तो यहां पर जेंडर जस्टिस के बारे में बात की जा रही है। पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन द गवर्नेंस आर्टिकल 73 74 आप लोगों को देखने को मिलेगा,
आर्टिकल बोल रहा हूँ, अमेंडमेंट 73 और 74 देखने को मिलेगा, जिसमें 1992 में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के बारे में बात की जाती है। ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी लाने के लिए वहां पर भी वुमेन को 33% रिजर्वेशन की बात की गई पंचायती राज सिस्टम में, जबकि पार्लियामेंट में आज तक नहीं मिला। ये सारे उदाहरण आप लोग दे सकते हो, भर भरकर हजारों बार आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, ठीक है। ये तो नहीं बताऊंगा। आर्टिकल 356 को भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था सबसे कम इस्तेमाल होगा। अब यूपीएससी में 2023 में क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी कि इसको यूज करने से कैसे रोकना है। समझ रहे हो, अंबेडकर साहब को गलत ठहरा दिया यहां पर हमारे पॉलिटिशियन ने, इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल कर डाला, जबकि लग रहा था कि कभी ये इस्तेमाल ही नहीं होगा, ठीक है। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिविल सोसाइटी ग्रुप फॉर द वुमेन इफेक्टिव एंड द मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जब तक वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, हम लोग 33% रिजर्वेशन देने के लिए पार्लियामेंट में तैयार नहीं है, तो यहां पर ये सिविल सोसाइटी जो ग्रुप है ना, ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं उनकी बातों को आगे रखने के लिए। तो इसके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाना है। कई सारी एनजीओ आप लोगों को देखने को मिलेगी वुमेन को लेकर, आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली कई सारे ऐसे आर्टिकल भी छपे हैं बेसिकली न्यूज़पेपर के अंदर में भी, कि किस तरीके से वुमेन को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा खुद अभी बोला गया यहां पर कि हम लोग लखपति वुमेन बनाएंगे, ठीक है। 15 अगस्त पे देखा ना स्पीच दी थी, तो ये क्या है, ये एक तरीके से वुमेन को आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है। ये फिर से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले इन्होंने, मतलब ये ना दिमाग खराब करने वाली बात होती है। इंसान को पता है उस चीज के बारे में, पर क्वेश्चन ऐसे बना दो कि उसको लगे कि उसको पता ही नहीं है। क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ, ये है 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड व्हाट एक्सटेंड इट रिफ्लेक्ट द, ये देखो कितने शानदार तरीके से लिखा गया। ऐसे लिखा गया कि मतलब लोगों को पता ही ना चले किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म, चलो बताओ कि आखिर ये है क्या। ये क्वेश्चन जब मैं यूपीएससी का मेंस दे रहा था उस टाइम पर एक पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर में मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, और मैं इस क्वेश्चन को लिख नहीं पाया था, क्योंकि 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है मेरे दिमाग में ही नहीं आया। जब मुझे पता चला ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, वो भाई साहब मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा इनसे सीधा सीधा लिखा है कि जीएसटी के बारे में पूछ रहे हैं। वही चीज क्यों दी उन्होंने फिर से। और ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आई थिंक 2016 या 17 में जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था उस टाइम पर लिखा था, और अब ये क्वेश्चन इन्होंने 2023 में पूछ लिया फिर से, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, घुमा सीखे थोड़ा सा। तो ये क्या है कि 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि जो जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया हमारे देश के अंदर में 2016 में, ये किस तरीके से ये फेडरलिज्म के बारे में बात करता है। तो अकोमोडेटिव, ये स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म की बात यहां पर कर रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो। इसके लिए मैं आप लोग क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा जो अभी आप लोगों को पोस्ट किया था 10 सितंबर को। बात की जा रही है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द ओनली डेमोक्रेटिक वे फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशन। तो यहां पर यही क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से पूछा गया है। अगर आप लोग देखोगे जो क्वेश्चन अभी है, ये क्वेश्चन 10 सितंबर को आप लोगों को मॉडल के साथ में पोस्ट किया था। वही सारी बातें हैं यहां पर कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अगर देखोगे आप लोग यहां पर आर्टिकल 54 में यहां पर किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। आर्टिकल 80 के बारे में बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं, वो बातें की जा रही है। आर्टिकल 246 ये यहां पर बात की जा रही है शेड्यूल 7 के बारे में, जहां पर सेंट्रल स्टेट के पावर की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। आर्टिकल 262 यहां पर ये पार्लियामेंट के अंदर में बात करें तो यहां पर किस तरीके से ये केस भी है जो यहां पर बेसिकली डिस्कस आप लोगों से किया था। आर्टिकल 263 7 शेड्यूल हो गया। सरकारी कमीशन आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था। उदाहरण क्या है, नीति आयोग हो गया, और देखो उदाहरण दे रखा है जीएसटी जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक शानदार उदाहरण है। यहां पर बकायदा मेंशन किया है आप लोगों के सामने। रिकमेंडेशन क्या है, स्ट्रेंथ करने के लिए कि वन साइज फिट फॉर ऑल के लिए न चले, सबको साथ में लेकर चलने वाली बात है। फिस्कल ऑटोनॉमी दे स्टेट को भी, उनको स्टेट को अपने हिसाब से न चलाएं, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग यहां पर देख सकते हैं, और यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है। देख रहे हो आप लोग यहां पर कि किस तरीके से ये स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को आगे लेकर चल सकते हैं। तो वही बातें आप लोगों को लिखनी है कि जीएसटी किस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है वो भी, ठीक है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, तो डायरेक्ट ईआर क्वेश्चन। हाउ फार हैव द फाइनेंशियल कमेटी हेल्प द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो ये एक तरीके से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप लोग बुक उठाकर पढ़ोगे तो उसमें से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी की स्ट्रक्चर कैसे कैसे होती है वो आप लोगों से यहां पर पूछा गया है, ठीक है। सारी कमेटी बढ़ा रखी है, जाकर यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ठीक है। डेवलपमेंट एंड द वेलफेयर स्कीम फॉर द वनरेबल बाई इट्स नेचर आर द डिस्क्रिमिनेटरी इन द अप्रोच, डू यू एग्री। ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो सोचने के लिए थोड़ा मजबूर करते हैं। गिव ए रीजन विद योर आंसर, तो यहां पर ये बात बताई गई है, कैसे इसको एक्सप्लेन करो। ये आप लोग मोटे मोटे तौर पर ऐसा बोल सकते हो जैसे अभी आप लोगों से आर्टिकल 15 के बारे में बात की, ठीक है। आर्टिकल 15 में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से यहां पर हम लोग बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पर आर्टिकल 15 के 3 में ही बोला जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन आप लोग कर सकते हो, कि वुमेन को आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हो। तो ये क्या हो गया, तो इसको डिस्क्रिमिनेटरी नहीं बोलेंगे, ये एक एग्री करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जरूरी है यहां पर कि टारगेटेड अप्रोच लेकर चलना। आप लोग खुद देखते हैं हमारे देश के अंदर में टारगेटेड अप्रोच लिया जाता है कि इन लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा दो वुमेन एम्पावर करने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, आप लोगों को
इससे क्या होता है कि जो सेक्शन छूट गया उसको साथ में लेकर आने की बात की जाती है, ठीक है। इसी के साथ में रिड्यूस करता है डिस्पैरिटी, यानी कि जो भी आज की डेट में वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है उनका बेसिक पर्पज क्या है, ताकि सोसाइटी में हम लोग इंक्लूसिव सोसाइटी बना सके, प्रमोट कर सके इंक्लूसिविटी सोसाइटी के अंदर में, इंपावर कर सके उस कम्युनिटी को जो पीछे छूट गई है। अब हेल्थ केयर जैसे हम लोग बात करें, चलो छोड़ो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात कर लो। अब बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ भी तो चला सकते थे हम लोग, पर बेटी के लिए क्यों चला गया? आप लोगों को बोलो कि डिस्क्रिमिनेटरी है तो बेटी को फायदा दे रहे हैं, बेटी कितनी पीछे छूट गई है उनको साथ में लाने के लिए तो डिस्क्रिमिनेटरी है कि सेव द चाइल्ड गर्ल एंड एजुकेट द गर्ल। तो ये वाली बातें हैं, तो यहां पर ये बातें आप लोगों से पूछ रहा है, तो ऐसी जगह कि आप लोगों को एग्री नहीं होना है बेसिकली, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है ये, ठीक है, आप लोग इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं बोलते, क्योंकि हमारा संविधान खुद कहता है कि यार ये चीजें आप लोग प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। लीगल प्रोटेक्शन की बात कर लो, सोसाइटी सेफ्टी के बारे में बात करो, लड़कियों को ज्यादा सेफ्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, लड़कों के बारे में क्यों नहीं करते? तो क्योंकि लड़के बदतमीजी काटते हैं बाहर जाकर। तो ये आप लोग इस तरीके से, ये थोड़ा सा डिफरेंट है अगर बोला जाए तो। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो तरीके ये तो 1-2 दिन पहले ही आप लोग यार क्वेश्चन अटेम्प्ट कराया, एक मिनट रुको बस, अभी आप लोग देखना। ये देखो यहाँ पर जब स्किल डेवलपमेंट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये था यहाँ पर कि सिग्निफिकेंस ऑफ द स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया फॉर द वुमेन के लिए मैंने खासकर फोकस दिया था कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ये सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट अगर वुमेन को देते तो क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट को ओवरऑल पूछ लिया, यही चीजें आप लोग ओवरऑल के लिए भी लिख सकते हो। स्किल डेवलपमेंट जब प्रोवाइड हम लोग कराते हैं तो इंसान को एक किस तरीके से लेकर चल सकते हैं, रूरल अर्बन डिवाइड को हम लोग देख सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में स्किल रहेगी तो हमारे देश के अंदर में बाहर की कंपनी जो है वो आसानी से आकर इन्वेस्टमेंट करती है, आप लोगों को नजर आएंगी। तो स्किल डेवलपमेंट जो है वो सक्सीड इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्स जो सप्लाई टू द वेरियस सेक्टर। आप लोगों को पता है चाइना से हमारे यहाँ पर कंपनी क्यों आ रही है, क्योंकि उनको लो जो बेसिकली लो ऐसी फोर्स मिल रही है जिसमें कम पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से शब्द देखो, शब्द निकल गया माइंड से, शब्द क्या चीज है, मतलब कि एक तरीके सस्ती लेबर फोर्स मिल रही है, ठीक है, पर लेकिन उसकी स्किल होना जरूरी है। तो इसलिए बात की जा रही है इन द कॉन्टेक्स्ट टू द स्टेटमेंट एनालाइज द लिंकेज बिटवीन एजुकेशन स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जितनी ज्यादा स्किल होगी उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम लोग प्रोवाइड करा पाएंगे। ये तो आना ही था, जितना नेटो का कुत्ता जो है वो भौंका यूक्रेन के ऊपर, तो ये क्वेश्चन आना ही था, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है कि एक तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करना है यहाँ पर कि किस आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि कैसे एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथन ऑफ द नेटो एंड ए स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क फॉर वो एक तरीके से पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क वेल फॉर इंडिया। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि आज की डेट में जैसी सिचुएशन में हम लोग बैठे हैं, चाइना की बदतमीजी प्रकाष्ठा पार कर रही है, ठीक है। तो इसलिए नेटो जैसे ग्रुप के साथ में कई बार तो ये कह रहे हैं कि इंडिया नेटो प्लस में आ गया, तो थोड़ा सा सपोर्ट होना जरूरी है, वरना चाइना इतना ताकतवर आज की डेट में हो रखा है, कल कोई बदतमीजी होगी तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ पर अगर यूएसए की सपोर्ट रहती है तो आप लोग सोचो यहाँ पर यूएसए और यूरोप की अगर सपोर्ट रहती है तो यहाँ पर यूक्रेन जैसा देश जो है वो रशिया को टक्कर दे रहा है, तो सोचो हमारे साथ में अगर खड़े होंगे तो चाइना को हम लोग गोद में रख लेंगे लाकर। तो इसलिए जरूरी है इनका स्ट्रॉन्ग एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारे लिए खासकर जैसा सिनेरियो इंटरनेशनल लेवल पर देखने को भी मिल रहा है, ठीक है, ये है। वैसे मैं आप लोगों से, अच्छा कल हो सकता है आइस के बारे में क्वेश्चन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि G20 के ऊपर क्वेश्चन आएगा, पता नहीं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पर हाँ मुझे लग रहा है कि कल हो सकता है कि G20 के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले जीएस पेपर 3 के अंदर में, ठीक है। बताइए आप लोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है देखेंगे अगर होगा। बात की जा रही है सी इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कोस्मोस, यानी कि दुनियादारी में अगर आप लोग जाओगे सी एक ऐसा एक पॉइंट है जो कि एक तरीके से समुद्र ब्रह्मांड बोला गया है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो डिस्कस करना है यहाँ पर इसके बारे में अबो स्टेटमेंट जो इंटरनेशनल मैरीटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके से प्रोटेक्ट करने में इन्वायरमेंट और इनहेंस करने में मैरीटाइम सेफ्टी। तो बेसिकली यहाँ पर पर्टिकुलर आईएमओ पे ओवर फोकस देकर चलने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा सा ये क्वेश्चन एक डिफरेंट क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हो। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए भी आया, अगर ध्यान से देखा जाए जापान जो है अभी न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो अभी समुद्र के अंदर में छोड़ने की बातें कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उसके बैकग्राउंड में यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है, क्योंकि उससे बोला गया था काफी ज्यादा नुकसान जो है वो ओशन को पहुंच सकता है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि रेस्पॉन्सिबल है कि कैसे यहाँ पर इन चीजों को टैकल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस तरीके से उस रेफरेंस में यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया, क्योंकि ओशन जो है ना वो किसी एक की इंसान के बाप की जागीर नहीं है, ठीक है। आप लोग देखते हैं सारे ओशन जो है वो सबकी एक तरीके से धरोहर है और उसको प्रोटेक्ट करना सही तरीके से लेकर चलना जरूरी है, क्योंकि अगर उसको नुकसान पहुंचेगा तो समुद्र के अंदर सारे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जरूरी है, और मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी भी जरूरी है। जैसे यहां पर अगर बात करें, जब एक जगह से दूसरी जगह पर तेल वेल हम लोग लेने जाते हैं तो समुद्री लुटेरे वाली बात आती है, चाइना बदतमीजी खिलाता है अपने वाले एरिया में, तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। तो ये काफी एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है एज कंपेयर टू अगर सारे क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, वरना सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे लगा डिस्कशन? बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो उसका लिंक जो है मैं भी नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें नंबर, तो वहां पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर शानदार तरीके से। मजा आया, पसंद आया बताइए तो बताइएगा, और नेक्स्ट इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे। एंजॉय करते रहिए। बाकी पुराने वाला भी देख लेना उठाकर, जो एसए का और उसका किया है अभी आप लोग का जीएस पेपर 1 का, ठीक है। तो फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। तो मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, ठीक है। चलो ध्यान रखो।